हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ पाठक। आई एम अ जनरल फिजिशियन एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एट अलीगढ़। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। आम भाषा में जिसको खांसी कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जिसको कफ कहते हैं हम लोग। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कफ क्या होता है, खांसी क्या होती है, क्या क्या कारण हो सकते हैं खांसी के, कितने प्रकार की खांसी होती है, और खांसी अगर होती है किसी को तो क्या करना चाहिए। तो इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो खांसी होती क्या है, सबसे पहले जानते हैं कि खांसी होती क्या है। तो खांसी होती है, बेसिकली इट इज अ सडन एक्सपल्जन ऑफ एयर विद द कंटेंट्स इन द एयरवे, वॉट एवर इट इज। जब भी हमें खांसी आती है, हमारे एयरवेज में कोई भी चीज अटकती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसके लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। और उस प्रोसेस को कहते हैं कफ या खांसी। उसमें होता ये है कि एकदम से काफी सारी एयर बाहर आती है और जो भी चीज अटकी हुई होती है बॉडी उसको साथ में बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसी को हम खांसी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप सांस ले रहे हैं और कोई डस्ट का पार्टिकल या और कोई चीज आपके एयरवे में अचानक से चली जाती है और बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये नॉन सेल्फ थिंग है, मतलब ये बॉडी का अपना हिस्सा नहीं है, ये कोई बाहर की चीज अंदर आ गई है। तो इसको बाहर निकालने के लिए बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है। एकदम से हमें खांसी आती है, बहुत सारी हवा एकदम से बाहर निकलती है अलोंग विद दैट पार्टिकल जो अंदर गया था, तो उसको बाहर निकालने का ही प्रोसेस है। सो बेसिकली कफ इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। मतलब कफ से हम परेशान होते हैं, खांसी से हम परेशान होते हैं, लेकिन ये हमें बचा के रखती है बहुत सारे इन्फेक्शन से, बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं होनी चाहिए उनसे। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ कफ, मतलब कफ के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चरण होते हैं। स्टेप वन, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे हम किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस होता है हम उसमें फूंक मार के उसको फुलाते हैं। उसके बाद हम उसको टाई कर लेते हैं जिससे कि उसमें प्रेशर बिल्डअप होता है। और उसके बाद अगर हम उसको छोड़ दें या हम उसमें कोई होल कर दें तो एकदम से गुब्बारा फटता है, एयर बहुत तेजी के साथ बाहर आती है। सेम प्रोसेस कफ का होता है। सबसे पहले हम बहुत सारी एयर लंग्स में ले जाने की कोशिश करते हैं जिसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। तो इंस्पिरेशन के दौरान बहुत सारी एयर लंग्स में जाती है। उसके बाद एयरवेज जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। बेसिकली एयरवे का जो द्वार है, जो गेट है, वो बंद हो जाता है। तो उसकी वजह से अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है और जब वो द्वार खुलता है एक्सपिरेशन के दौरान तो बहुत सारी एयर एकदम से बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है, आवाज के साथ। उसी को हम खांसी कहते हैं। और अब हम बात करेंगे खांसी कितनी तरह की होती है। खांसी को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, कफ को कई तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। मतलब प्रेजेंटेशन से मतलब है कि पेशेंट जो हमें आके बताता है उसको सूखी खांसी है या खांसी के साथ बलगम आ रहा है, उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। ड्यूरेशन से मतलब है कि खांसी कितने दिन से है, ये हाल फिलहाल की चीज है, 2 4 5 दिन की बात है, या 1 2 हफ्ते की बात है, या महीनों से खांसी है, इस बेसिस पे। और तीसरी चीज है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो खांसी को जो इन्फेक्शन की वजह से खांसी होती है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। तो उसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन, कफ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। प्रेजेंटेशन के बेसिस पे खांसी को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक है वेट कफ एंड सेकंड इज ड्राई कफ। तो वेट कफ से सीधा सीधा मतलब है अगर खांसी के दौरान कोई चीज बाहर आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज वेट कफ। और जो चीज बाहर निकलती है उसको आम भाषा में हम लोग बलगम बोलते हैं, या इंग्लिश में स्पुटम बोल सकते हैं। स्पुटम या बलगम बाहर आ रहा है तो वो वेट कफ है। अन्यथा एकदम सूखी खांसी है, कोई चीज बाहर नहीं आ रही है लेकिन खांसी हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राई कफ। वेट कफ में ऐसा लगता है कि जब खांसी के दौरान ऐसा लगता है कि कोई चीज हमारे लंग्स में अटकी हुई है जिसको हमारी बॉडी बाहर निकालना चाह रही है या हम बाहर निकालना चाह रहे हैं, और बहुत सारे म्यूकस के साथ वो चीज बाहर आती है। बहुत सारे जब म्यूकस के साथ बाहर आती है उसी को हम वेट कफ बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है जरूरत से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है। हमारे जो एयरवेज होते हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से जरूरत से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। तो वो म्यूकस एयरवेज में इकट्ठा हो जाता है, कई बार एयरवेज को ब्लॉक कर सकता है। उसको रोकने के लिए, ब्लॉकेज को रोकने के लिए हमें खांसी होती है और वो म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश होती है।
तो दैट इज प्रोडक्टिव कफ, यानी कि दैट इज वेट कफ। अब हम देखेंगे कि वेट कफ के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन जो कारण है दैट इज कॉमन कोल्ड्स एंड फ्लू। मतलब आए दिन ये सर्दी जुकाम ये सब होता रहता है लोगों को, तो इसमें कई बार जो खांसी होती है वो वेट कफ होता है। वेट कफ मतलब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि हमारे एयरवेज म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, और उसको न बाहर निकालने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है, हमें वेट कफ शुरू हो जाता है। बेसिकली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उस कफ को, म्यूकस को, इन्फेक्शन को बाहर निकालने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है। सेकंड कॉज इज ब्रोंकाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाइटिस, दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस। मतलब जो हमारे एयरवेज होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन, उनमें एक तरीके से इन्फ्लेमेशन हो जाना किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से। बहुत सारी वजह होती हैं, डिस्कस करेंगे इसको भी। तीसरा है निमोनिया, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन। चेस्ट इन्फेक्शन में जो कफ होता है, हमें जो खांसी होती है, दैट इज प्रोडक्टिव कफ, साथ में बलगम बाहर आता है। एक और कंडीशन होती है जिसमें वेट कफ होता है, दैट इज सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। बहुत सारे लोग जो होते हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक स्मोक करते हैं, बीड़ी या सिगरेट स्मोक करते हैं, उनको ये बीमारी जनरली होती है। उनको जब आप देखोगे तो मॉर्निंग में जब वो उठते हैं सुबह सुबह, बहुत तेज खांसी होती है उन्हें, और बहुत सारा म्यूकस, बहुत सारा स्पुटम वो लोग बाहर निकालते हैं, और फिर पूरे दिन लगभग ठीक रहते हैं। ऐसा होता है सीओपीडी में। अनदर कंडीशन इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में जो खांसी होती है बेसिकली वो इस वजह से होती है कि हमारा जो हार्ट होता है वो प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कुछ पानी हमारे लंग्स में इकट्ठा हो जाता है, और उस पानी के इकट्ठा होने की वजह से हमें खांसी होती है। और वेट कफ होता है बस, और बाकी सारी चीज़ें खांसी के दौरान बाहर निकलती हैं। जनरली जो वेट कफ होता है वो समय के साथ कई बार ठीक अपने आप भी हो जाता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, दैट इज रेड फ्लैग, मतलब वो डेंजर साइन है। उस अगर वो आपको हो रहे हैं तो आपको ज़रूर किसी चिकित्सक, किसी प्रोफेशनल की परामर्श की ज़रूरत है। आप ज़रूर, अगर वैसा हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। जैसे अगर आपको खांसी के साथ बुखार आ रहा है, वेट कफ के साथ आपको बुखार भी आ रहा है, या आपकी छाती में दर्द हो रहा है, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, या आपकी सांस फूल रही है चलने पे या बैठे में या लेटने पे, आपकी सांस अगर फूल रही है, या फिर खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है, तो ये बहुत डेंजर साइन है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपको कोई सीरियस इलनेस हो सकती है। जैसे आपको खांसी, वेट कफ के साथ अगर फीवर हो रहा है, तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब आपको निमोनिया भी हो सकता है। चेस्ट पेन हो रहा है तो वो भी एक निमोनिया का सिम्टम है, या फिर हार्ट अटैक का भी सिम्टम हो सकता है। तो अगर ये सब सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं तो आपको ज़रूर अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। और अगर आपके बलगम में अगर खून आ रहा है, अगर ब्लड आ रहा है साथ खांसी के, ये एक बहुत डेंजर साइन है। आपको अपने चिकित्सक से मिलके ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। और जनरली ट्यूबरकुलोसिस या लंग कैंसर जैसी सीरियस बीमारियों को इंडिकेट करता है। जनरली इन बीमारियों का पहला सिम्टम ये हो सकता है कि आपको खांसी के साथ खून आए। अब हम बात करेंगे ड्राई कफ पे, यानी कि सूखी खांसी। सूखी खांसी में बेसिकली क्या होता है कि आपको एक स्क्रैची फीलिंग होती है अपने गले में, मतलब ऐसा लगेगा जैसे खराश हो रही है। तो उस स्क्रैची फीलिंग की वजह से आपको खांसी आती है, उसको हम ड्राई कफ बोलते हैं। और ड्राई कफ का सीधा सीधा मतलब यही है, आपको खांसी होगी लेकिन बाहर कुछ नहीं आएगा, जैसा वेट कफ में हो रहा था कि बाहर आप स्पुटम प्रोड्यूस कर रहे थे, प्रोडक्टिव कफ हो रहा था, वैसा कुछ नहीं है। ड्राई कफ में कुछ बाहर नहीं आता, सिर्फ आपकी खांसी होती है काफी आवाज के साथ। इसके जो वजह हो सकती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ड्राई कफ की। तो सबसे पहली और कॉमन जो वजह है वो है एलर्जी। आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, कोई ऐसी चीज जो सांस लेते वक्त आपकी एयरवेज में, आपकी सांस की नली में चली जाती है, आपको जो आपका जो बॉडी है वो रिएक्ट करता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से आपको खांसी होती है। तो एलर्जी है बेसिकली बहुत कॉमन कॉज है। बहुत से लोगों को एलर्जी होती है डस्ट से, कुछ लोगों को एलर्जी होती है पॉलन ग्रेन्स, जो हमारी जो खेतों में जो फसलें होती हैं उनमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जिनको पॉलन ग्रेन बोलते हैं। स्मेल से एलर्जी होती है। ये सारी चीज़ें हैं। जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं वहाँ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, स्मोक या धुआं या और भी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में रहती हैं, उन सब से एलर्जी होती है कुछ लोगों को। ऐसी चीज़ें उनके एयरवेज में जाती हैं तो ड्राई कफ उन्हें होने लगता है। सेकंड कंडीशन इज एजमा, हिंदी में बोलते हैं अस्थमा, दमा की बीमारी जो बोलते हैं आम भाषा। अस्थमा भी बेसिकली एलर्जी का ही एक सीवियर फॉर्म कहा जा सकता है। बॉडी का रिएक्शन होता है वो थोड़ा और ज्यादा होता है, एयरवेज में इन्फ्लेमेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि एयरवे
सिकुड़ने लगते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खांसी होती है, कई बार सांस फूलने भी लगती है, उसमें भी ड्राई कफ होता है। थर्ड कंडीशन इज ब्रोंकाइटिस। हमने ब्रोंकाइटिस वेट कफ में भी पढ़ा था, ना ब्रोंकाइटिस ड्राई कफ में भी है। तो ब्रोंकाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकस, जो हमारे बड़े एयरवेज होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी वजह से हमें वेट कफ भी हो सकता है, ड्राई कफ भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हैं, चीज़ का ध्यान रखना है। और फोर्थ थिंग इज इरिटेंट्स इन द एयर, जो मैंने पहले भी बताया आपको, काफ़ी सारे परफ्यूम्स, स्मेल, डस्ट पार्टिकल्स, तो ये सारी चीज़ें इरिटेंट्स में आती हैं। कोई भी केमिकल फ्यूम या स्मेल या न परफ्यूम का कोई पार्टिकल आपके एयरवेज में चला जाता है तो आपको ड्राई कफ होने लगता है। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज GERD, एसिड रिफ्लक्स, जिसको बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। समझ इसलिए नहीं पाते हैं कि लोगों का समझना होता है कि एसिड रिफ्लक्स तो पेट से संबंधित समस्या है, इसका खांसी से संबंध कैसे है, क्योंकि खांसी तो रेस्पिरेटरी समस्या है और एसिड रिफ्लक्स GI यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की समस्या है। तो बेसिकली दोनों कनेक्टेड ऐसे हैं, स्टमक में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है किसी भी वजह से, तो कई बार वो एसिड जो है वो हमारे फूड पाइप यानी ईसोफेगस से होते हुए हमारे गले तक आ जाता है, और बार बार ऐसा होने की वजह से हमारा गला जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, घायल हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से एक स्क्रैची फीलिंग अगेन होने लगती है, जिसकी वजह से हम खांसते हैं और लगातार खांसते रहते हैं। तो ऐसे लोग जिन्हें GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की दिक्कत होती है, उनको कई बार बहुत लंबे समय तक खांसी रहती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें खांसी क्यों हो रही है। ऐसे लोगों को जनरली वेट कफ होता नहीं है, उन्हें लगता है कि चेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो गले के डॉक्टर को दिखाते हैं, तब उन्हें जाके डायग्नोज होता है कि ये गले में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। फिर फाइनली चीज़ें जब डायग्नोज होती हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि ये बेसिकली पेट से संबंधित समस्या है, जिसमें GERD जिसको बोलते हैं। फिर उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो एसिड को इनहिबिट करती हैं, एसिड को रेगुलेट करती हैं, लोग बेहतर फील करते हैं। सिक्स कॉज ऑफ ड्राई कफ इज सर्टेन मेडिकेशंस। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें सूखी खांसी हो सकती है, जैसे मोस्ट कॉमनली BP की दवाइयाँ कुछ होती हैं, एस इनहिबिटर जिनको बोलते हैं, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, और भी एग्जांपल्स हैं उसके। खांसी की दवा, जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ होती हैं, तो उनको जो लोग लेते हैं कई बार कंप्लेन करते हैं कि उन्हें सूखी खांसी हो रही है, इसके लिए फिर दवाइयाँ चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो अगर आप भी ऐसी किसी दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस कैटेगरी में आती है और आपको ड्राई कफ हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और डेफिनेटली ही विल स्विच यू ऑन अदर ड्रग। अनदर कॉज ऑफ ड्राई कफ इज पोस्ट नेजल ड्रिप। कुछ लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि कई बार वो फिट एंड फाइन रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ एक ड्यूरेशन के बाद, मतलब 6-8 घंटे के बाद एक एपिसोड उन्हें होता है खांसी का, वो अपना गला क्लीन करने की कोशिश करते हैं। उनमें क्या होता है कि उनमें गले में जो म्यूकस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और वो म्यूकस जो है वो गिरता रहता है बार बार आपके गले में, और जब इकट्ठा हो जाता है तो आप उन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हो। इसी को बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। स्मोकिंग, जो स्मोक नहीं करते हो या स्मोक करते हो, आपको COPD हो सकता है। COPD में वेट कफ होता है, आपको बहुत सारे म्यूकस प्रोड्यूस कर होता है, या आप स्मोक नहीं करते हो और आप कहीं ऐसी जगह खड़े हो जहाँ बहुत सारा स्मोक है या कोई और स्मोकिंग कर रहा है, तो भी आपको वेट कफ ड्राई कफ होने की संभावना रहती है। अनदर कंडीशन इज हुपिंग कफ। आजकल हुपिंग कफ बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो है हुपिंग कफ के हुआ करते थे। ये वैक्सीनेशन की वजह से बहुत कम देखने को मिलता है अब, लेकिन इसमें जो ड्राई कफ होता है उसकी आवाज़ बहुत अजीब और बहुत तेज़ होती है, लाइक बार्किंग साउंड जैसा होता है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हम ये देखेंगे कि वेट कफ और ड्राई कफ को कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, वेट कफ बेसिकली है कि अगर आप खांस रहे हैं और बहुत सारा बलगम, म्यूकस या फ्लैम, जो भी बोलें, स्पुटम बोलें, वो आपके गले से बाहर आ रहा है, खांसी के साथ बाहर आ रहा है, तो ये वेट कफ है। और अगर आपकी खांसी सूखी है, सिर्फ एक स्क्रैची सेंसेशन आपके गले में हो रहा है, तो वो ड्राई कफ है। इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब भी कफ हो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, उन्हें अपने सिम्टम्स के बारे में बताएं, अच्छी दवाइयों के साथ ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम कफ का करते हैं, खांसी का करते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब कि आपको खांसी कितने दिन से है। इट में बी एक्यूट कफ और इट में बी क्रोनिक कफ। एक्यूट का मतलब होता है कि कम समय का, और क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय का। अगर आपकी खांसी कुछ दिन से लेके कुछ हफ्ते तक की है सिर्फ, तो उसको हम एक्यूट कफ में कंसीडर करते हैं। और अगर आपकी खांसी कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक की है, तो उसको हम क्रोनिक कफ में कंसीडर करते हैं। मेडिकली 3 वीक्स को एक क्राइटेरिया माना गया है
कि अगर 3 वीक से कम खांसी है उसको एक्यूट माना जाता है। जैसे हमने ड्राई कफ में, वेट कफ में भी पढ़ा था, कॉमन कोल्ड, जो कि खांसी का एक बहुत कॉमन, ज़्यादा देखा जाने वाला कारण है। एक्यूट कफ आपने देखा होगा, कई बार कॉमन कोल्ड होता रहता है लोगों को, और कुछ दिन कोल्ड हुआ आपको खांसी, और फिर आप 7-10 दिन तक परेशान रहे, उसके बाद खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। का एग्जाम्पल है जैसे फ्लू हो गया, कुछ सीजनल एलर्जीज होती हैं, एक मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, खांसी होने लगती है, और जैसे ही वो सीजन खत्म हो जाता है खांसी चली जाती है। कुछ लोग जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, दमा के पेशेंट जो होते हैं, कुछ इन्फेक्शन की वजह से या कोई कोल्ड होने की वजह से या किसी एलर्जी की वजह से उनका अस्थमा जो है वो फ्लेयर अप कर जाता है, सिम्टम्स उनके ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर वो जब अपने दवाइयाँ लेना शुरू करते हैं, या फिर वो चीज़ जो इन्फेक्शन की वजह से हुआ या जो भी एलर्जी हुई वो जब सबसाइड कर जाती है, तो उनके सिम्टम्स बेहतर हो जाते हैं, उनका खांसी ठीक हो जाती है। ये भी एक एग्जांपल है एक्यूट कफ का। एक्यूट कफ जनरली कोई वरीसम चीज़ नहीं है, मतलब चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ लक्षण एक्यूट कफ के साथ में आपको हो रहे हैं, जैसे फीवर, अगर आपको खांसी के साथ में बुखार आ रहा है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए, कि क्योंकि ये एक संकेत हो सकता है आपके चेस्ट इन्फेक्शन का। अगर आपको खांसी के साथ चेस्ट पेन हो रहा है, तो जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये भी एक सिम्टम हो सकता है निमोनिया का, यानी कि चेस्ट इन्फेक्शन का। अगर आपको खांसी के साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलने की समस्या हो रही है, ये एक संकेत है आपके चेस्ट इन्फेक्शन होने का या हृदय संबंधी समस्या होने का। या फिर आपको जो बलगम हो रहा है, ग्रीन कलर का हो रहा है या फिर लाल कलर का हो रहा है, जिसमें ब्लड आपको दिख रहा है, तो ये सब चीज़ें डेंजर साइन हैं, रेड फ्लैग्स हैं। अगर ऐसे में कोई भी चीज़ आपको हो रही है, या तो फीवर हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलने की दिक्कत, या फिर आपको स्पुटम ग्रीन कलर का या रेड कलर का हो रहा है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं जो संकेत करती हैं कि आपको कोई सीरियस दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करेंगे क्रोनिक कफ के बारे में। ऐसी खांसी जो लंबे समय से है। जब पेशेंट्स आते हैं तो डॉक्टर उनसे पूछता है कि आपको खांसी कितने समय से है, तो इसी बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है कि ये कम समय की खांसी है या लंबे समय की खांसी है। तो जैसा मैंने बताया था कि 3 वीक्स जो क्राइटेरिया था वो एक्यूट कफ के लिए था, कि 3 वीक से कम की खांसी जो होगी उसको एक्यूट कफ माना जाएगा, और क्रोनिक कफ के लिए है 8 वीक्स का क्राइटेरिया। 8 वीक्स से ज़्यादा की खांसी है अगर, तो वो क्रोनिक कफ माना जाएगा। अब आपका सवाल हो सकता है कि अगर 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक की खांसी है तो उसको क्या माना जाएगा? तो उसको बेसिकली सब एक्यूट कफ में हम लोग मानते हैं, और उसके जो कॉजेज हैं वो एक्यूट कफ वाले भी हो सकते हैं या क्रोनिक कफ वाले भी हो सकते हैं। ये आपके डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है उसको इवेल्युएट करना। 8 वीक्स वाला जो क्राइटेरिया है वो एडल्ट्स के लिए है। अगर बच्चों में 4 हफ्ते से ज़्यादा की खांसी होती है तो उसको भी क्रोनिक कफ माना जाता है। क्रोनिक कफ के क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं क्रोनिक कफ के, यानी कि लंबे समय की खांसी के क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं। रनिंग नोज़, यानी कि बार-बार नाक बहते रहना, ठीक है? एक फीलिंग ऑफ लिक्विड रनिंग डाउन योर बैक ऑफ थ्रोट, जिसको पोस्ट नेज़ल ड्रिप, जिसको हमने डिस्कस किया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद 6-8 घंटे या उससे ज़्यादा या उससे कम समय के बाद में उन्हें अपना गला साफ करने की ज़रूरत होती है। बहुत सारा म्यूकस जो होता है वो गिरता रहता है उनके गले में, उनको गला बार-बार साफ करने की ज़रूरत होती है, जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। होता है आपको बार-बार गला साफ करने की ज़रूरत हो। चौथा सिम्पटम हो सकता है आपको गले में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की समस्या हो, जैसा किसी इन्फेक्शन की वजह से आपको खांसी है और लंबे समय से खांसी है, तो ये भी एक लक्षण है क्रोनिक कफ का। आपकी आवाज़ बदल सकती है, आवाज़ भारी हो जाना, ये भी एक क्रोनिक कफ का लक्षण है। आपके छाती से आवाज़ें आना, कई बार हमारे एयरवेज़ इतने ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं कि हमारी सांस लेने और छोड़ने की जो आवाज़ है वो बाहर तक सुनाई देती हैं, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में व्हीजिंग या रोंकाई हम लोग बोलते हैं। अगर ऐसा है, क्रोनिक कफ का एक सिम्पटम हो सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस का फूलना, ये भी क्रोनिक कफ का एक सिम्पटम है। खांस रहे हैं और आपके बलगम में ब्लड या फिर ग्रीन स्पुटम प्रोड्यूस होता है, तो ये भी क्रोनिक कफ में का एक सिम्पटम हो सकता है। कई बार क्रोनिक कफ इतना ज़्यादा न परेशान करता है कि हमें बार-बार खांसी आती रहती है, हम खांसते रहते हैं। खांसते-खांसते इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कई लोग वॉमिट भी कर देते हैं खांसते-खांसते, या फिर चक्कर खा के गिर पड़ते हैं कई बार। तो खांसी को सीरियस लेना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जब एक्यूट फ़ेज़ में है तभी अगर उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो एक बार क्रोनिक फ़ेज़ में चली जाती है तो आपके लिए और ज़्यादा परेशानी
का कारण बन सकती है। इसके अलावा जो एक तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है खांसी को या कफ को, वो है बेस्ड ऑन द पैथोजन, जिस वजह से हमें खांसी हो रही है। खांसी के जो इन्फेक्शन होते हैं वो मेनली दो वजह से हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर वायरल इन्फेक्शन। कैसे हम समझ सकते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से? सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया और वायरस होते क्या हैं। छोटा सा डिस्कशन में ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस क्या होते हैं। तो बैक्टीरिया बेसिकली बहुत छोटे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कीटाणु होते हैं। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि बाहर ही होते हैं बॉडी से, हमारी बॉडी में भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी होते हैं। लेकिन ऐसी बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, और वो जब बॉडी के अंदर आते हैं तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। हमारी बॉडी उनके खिलाफ रिएक्ट करती है, उनके अगेंस्ट में रिएक्ट करती है और हमें खांसी शुरू हो जाती है। दूसरे पैथोजेंस जो हैं वो हैं वायरस। बैक्टीरिया की तरह सेल्यूलर नहीं होते हैं, मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेल वाला नहीं होता है। उन्हें अपना मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन जो भी कह सकते हैं उसको करने के लिए किसी लिविंग सेल की जरूरत होती है। सेल को हाईजैक करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई होते हैं और फिर उसको खत्म करके, उस सेल को खत्म करके बाहर चले जाते हैं और फिर दूसरे सेल्स को पकड़ते हैं। यही साइकिल उनका कंटिन्यू करता रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन सिम्टम्स क्या, कैसे अलग हो सकते हैं और क्या सिम्टम्स मैच भी कर सकते हैं। कोल्ड, फटीग, फीवर और सोर थ्रोट, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों में हो सकते हैं। कोल्ड से मतलब है जुकाम, मतलब रनिंग नोज और छींके आना, ये सिम्टम्स होते हैं कोल्ड के। तो ये सिम्टम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकते हैं। फटीग यानी कि कमजोरी लगना, थकावट लगना, ये भी सिम्टम ऐसे हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों में हो सकते हैं। सोर थ्रोट का मतलब है कि गले में खराश रहना, गले में वायरल इन्फेक्शन में भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी हो सकती है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो दोनों तरह के इन्फेक्शन में हो सकती हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं उनका जो ऑनसेट होता है वो ग्रेजुअल होता है। ऑनसेट से मतलब है उनकी शुरुआत। उनकी शुरुआत जो होती है वो थोड़ी ग्रेजुअल होती है, मतलब आपको परेशानी पहले थोड़ी परेशानी रहेगी, फिर धीरे 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 वो परेशानी बढ़ती जाएगी। ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है। वायरल इन्फेक्शन में जनरली परेशानी बहुत सडन होती है और वो ठीक भी जल्दी हो जाती है, जनरली ऐसा होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसके अलावा परसिस्टेंट फीवर रह सकता है, और अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपके गले को एग्जामिन करता है तो उसमें कंजेशन मिल सकता है, इस तरीके की चीज़ें। म्यूकस, ग्रीन थिक म्यूकस लाइनिंग जो होती है आपके गले में दिख सकती है। आपका जो थ्रोट है उस पर वाइट लाइनिंग दिख सकती है। ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में नजर आते हैं। दूसरी तरफ है वायरल इन्फेक्शन, जो कि मैंने बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है बहुत धीरे धीरे शुरुआत होती है उसकी। वायरल इन्फेक्शन की शुरुआत तेज होती है और वो ठीक भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कंपैरिजन में जनरली जल्दी हो जाता है। कई बार वायरल इन्फेक्शन में फीवर भी हल्का रहता है। कई बार जब सीरियस वायरल इन्फेक्शन होता है तो फीवर तेज भी हो सकता है। ये कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिनको एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में रखा जा सके, ऐसे सिम्टम्स नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि माइल्ड वायरल इन्फेक्शन में फीवर हल्का रहता है, सीवियर वायरल इन्फेक्शन में फीवर तेज भी हो सकता है। ड्राई कफ जनरली होता है वायरल इन्फेक्शन में। अगर बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन है तब वेट कफ भी हो सकता है। और जनरली वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, मोस्टली वायरल इन्फेक्शन एक हफ्ते के अंदर सही हो जाते हैं, थोड़े और टाइम भी लग सकता है, जनरली जल्दी सही हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए आपको जनरली दवा खाने की, एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगेन मेरा ये सजेशन रहेगा मेरे व्यूअर्स से कि कभी भी इस तरीके के सिम्टम्स हों आपको तो आप खुद जज ना करें उसको, अपने चिकित्सक के पास जाएं। उनका काम है उसको इवेल्युएट करना, वो उस काम में एक्सपर्ट हैं। तो आप, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है आपके लिए सिर्फ, कि आप खांसी को और खांसी से संबंधित जो सिम्टम्स हैं उनको कैसे समझ सकते हैं, एक आइडिया आपको लग सकता है। लेकिन अगर किसी को अगर इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं, लेट देम इवेल्युएट दैट, और वो आपका ट्रीटमेंट करें। इसके बाद हम समझते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको खांसी ज़्यादा होने की संभावना रहती है, यानी कि रिस्क फैक्टर्स कफ के क्या-क्या हो सकते हैं। कौन से ऐसे वल्नरेबल इंडिविजुअल्स हैं जिनको ज़्यादा खांसी होने की दिक्कत हो सकती है। तो पहली चीज़ है एलर्जी। जो लोग एलर्जिक हैं किसी भी चीज़ से, उनको खांसी ज़्यादा होने की समस्या हो सकती है। फिर आती है स्मोकिंग। जो लोग स्मोकर्स होते हैं, बीड़ी या सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं, उनके परमानेंट डैमेज हो जाता है एयरवेज में, जिसकी वजह से वो बार बार खांसी होती रहती है। तो जो स्मोकर्स होते हैं जनरली उन्हें इन्फेक्शन होने के टेंडेंसी
लंग्स इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है और उन्हें खांसी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। फिर आता है एयर पॉल्यूशन। जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें बहुत सारे पैथोजन है, बहुत सारा स्मोक है, बहुत सारे डस्ट है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहने वाले लोगों को खांसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको अस्थमा है और आपकी दवा चल रही है, आपको किसी वजह से इन्फेक्शन हुआ, आपको खांसी शुरू हो गई, या आपने दवा छोड़ दी, उसकी वजह से आपको खांसी शुरू हो गई, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिनको पहले से कोई फेफड़े संबंधी बीमारी है, तो उनको खांसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या फिर उनको चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे बढ़ती हुई उम्र, क्योंकि एक्सट्रीम्स ऑफ एज जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या फिर बहुत बुजुर्ग होते हैं, तो उस समय हमारी जो इम्यूनिटी होती है इन कंपेरिजन टू जो मिडिल एज पीपल होते हैं उनके कंपेरिजन में कम रहती है। इस वजह से उन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए उन्हें खांसी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा है ओबेसिटी। जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी वीक रहती है मोटापे की वजह से, और उन्हें खांसी होने की समस्या भी जनरली ज़्यादा होती है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। जो लोग ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे किसी तरीके की डस्ट या किसी तरीके का केमिकल फ्यूम या स्प्रे, इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एयर में उस तरीके के पार्टिकल्स रहते हैं, तो उस ऐसे लोगों को भी खांसी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर ऐसे लोग जिनके घर में पेट्स हैं, जैसे पपीज़ हैं या कैट्स हैं, तो उनके जो फाइबर्स होते हैं, उनके जो फर होती है बेसिकली, उसके जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, कई बार वो हवा के साथ हमारी सांस की नली में चले जाते हैं, जिससे हमें खांसी शुरू हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी खुशबू होती है वो इतनी तेज़ होती है कि उससे भी कई लोगों को एलर्जी होती है, कई लोगों को खांसी शुरू हो सकती है। हमने डिस्कस किया कि खांसी क्या होती है, हमने ये डिस्कस किया कि खांसी को कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, एक्यूट और क्रोनिक, यानी कि कम समय की खांसी, ज़्यादा समय की खांसी। इसके अलावा वेट कफ, ड्राई कफ, यानी कि गीली खांसी, सूखी खांसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली खांसी और वायरल इन्फेक्शन वाली खांसी। इस तरीके से हमने खांसी को क्लासीफाई किया और ये समझने की कोशिश की कि किन लोगों को खांसी ज़्यादा हो सकती है और खांसी से संबंधित सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कब आपको किन सिम्टम्स को आप रेड फ्लैग या डेंजर साइन कंसीडर करेंगे और अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मेरी आप सब लोगों से यही सलाह है, जब भी आपको खांसी हो, चाहे जिस भी तरह की खांसी हो, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, एवेल्युएट करने दें, और जैसा भी वो ट्रीटमेंट देते हैं आप उस ट्रीटमेंट को फॉलो करें और जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। तो और आखिरी में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो खांसी है वो इनकन्वीनियंस तो है भाई, असुविधा तो आपको होती है, लेकिन बेसिकली ये शरीर का एक मैकेनिज्म है आपको इन्फेक्शन से बचाने के लिए। तो कोई भी चीज़ आपके एयरवे में जाती है और बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है कि ये एक एक्सटर्नल चीज़ है जो आपके बॉडी में गई है, एक्सपेल आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए रिएक्ट करती है, और उसी को हम कफ कहते हैं। तो जब भी आपको कफ हो, खांसी हो, तो एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, एक डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, लक्षणों से निजात पाएं और उसको सीरियस होने से रोकें। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको कभी भी इस तरीके का कोई एपिसोड हुआ है, कोई अनयूजुअल एपिसोड हुआ है, खांसी को लेके, को बहुत समय तक खांसी रही हो, फिर आपके डॉक्टर ने किस तरीके से आपको इवेल्युएट किया, किस तरीके से आपको ट्रीट किया, तो आप अपनी स्टोरी जो है वो हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू अगेन। थैंक